Hey guys, I hope you all are doing well. तो आज इस वीडियो में हम चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 9 तक क्विक रिवीजन करेंगे सभी फॉर्मूलाज का और चैप्टर से रिलेटेड जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उन सभी का। तो ये एक क्विक रिवीजन होने वाला है। सबसे पहले है चैप्टर फर्स्ट और ये है रियल नंबर्स। इसमें से टोटल 5 मार्क्स का आपके पास क्वेश्चन आएंगे। कोई क्वेश्चन इसमें 1 मार्क्स में हो सकता है, कोई 4 मार्क्स में हो सकता है, कोई 2 मार्क्स में हो सकता है। तो इस तरीके से टोटल क्वेश्चंस यहाँ पर जितने मार्क्स में आएंगे वो है 5। ओके, जितने भी फॉर्मूलाज मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप सॉल्व कर लीजिए, आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन कर सकेंगे। तो सबसे पहला फॉर्मूला हमारे पास है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। और इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास ये भी होता है a इक्वल बी क्यू प्लस आर। ओके, तो यहाँ पर इसे हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में भी यूज करते हैं और इससे रिलेटेड जैसे क्वेश्चन हमारे पास होते हैं जिसमें क्वोशंट दिया हो, रिमाइंडर दिया हो या डिवाइजर दिया हो और डिविडेंड पूछा गया हो, तो उसमें भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो आप इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं स्पेशली एनसीईआरटी के और मॉडल पेपर में जितने मैंने सॉल्व कराए हैं जो कि ऑफिशियल मॉडल पेपर हैं और प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर डाला है उसे भी आप देख लीजिए। ओके, तो वो सभी इम्पोर्टेंट है। अब इसके बाद है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल एलसीएम इनटू एचसीएफ। अब यहाँ पर कोई भी दो नंबर्स दी जाएंगी और एलसीएम दिया जा सकता है, एचसीएफ पूछा जा सकता है और हो सकता है आपको एलसीएम एचसीएफ दिया हो, कोई एक नंबर दी गई हो, दूसरी नंबर आपसे पूछी गई हो। तो इस फॉर्मूला से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब इसके बाद है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स ऐसी सभी नंबर्स हैं जो इस वर्ल्ड में होती हैं पूरी दुनिया में। ओके, तो ये दो तरीके की नंबर्स हैं, रैशनल और इरैशनल। अब इसके बाद है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर वो सभी नंबर्स हैं जिसे हम फ्रैक्शन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकें। फ्रैक्शन के फॉर्म में मतलब p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस करें और यहाँ पर q 0 के बराबर ना हो, मतलब डिनोमिनेटर यहाँ पर 0 के बराबर ना हो। फॉर एग्जाम्पल 3/5, 7/9 और माइनस की नंबर्स भी हो सकती हैं लेकिन डिनोमिनेटर की प्लेस में 0 ना हो। ओके, अब इरैशनल कैसी नंबर्स होती हैं? इरैशनल वो सभी नंबर्स हैं जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं की जा सके। ओके, फॉर एग्जाम्पल रूट वाली सभी ऐसी नंबर्स जो रूट से बाहर नहीं आ सकती और पाई भी एक ऐसी ही वैल्यू है। और अगर डेसिमल में देखा जाए तो वो सभी नंबर्स जो कि ना तो पूरी तरीके से डिवाइड हो सके क्योंकि यहाँ पर सो ऑन का साइन है और ना ही कोई डिजिट यहाँ पर सेम टाइम रिपीट हो। ओके, क्योंकि ऐसी सभी नंबर्स जो कि डिवाइड हो जाए या डिवाइड नहीं हो रही तो रिपीट हो जाए वो सभी क्या है, रैशनल। लेकिन ऐसी सभी नंबर्स जो ना तो पूरी तरीके से डिवाइड हो रही हैं और ना ही सेम टाइम किसी का भी डिजिट रिपीट हो रहा है वो सब इरैशनल है। जैसे यहाँ पर 1 0 है, फिर 1 1 0 हो गया, फिर 1 1 0 हो गया, तो इस तरीके से ये सेम नहीं है। ओके, तो इरैशनल सिर्फ और सिर्फ वही नंबर्स हैं जो कि रूट से बाहर नहीं आ सकती और अगर डेसिमल में देखा जाए तो जो कि रिपीट भी नहीं होती और ना ही डिवाइड होती है। नेक्स्ट इज चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। अब ये है आपकी सेकंड यूनिट जो कि अलजेब्रा है। ओके, तो यहाँ पर पॉलिनोमियल्स है पहला चैप्टर। तो इसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बता दूंगी कि किस तरीके के क्वेश्चन ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमारे पास है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल ऐसे पॉलिनोमियल होते हैं जिसमें x या y जो कुछ भी दिया हो उनकी वैल्यू 1 हो, मतलब उनकी पावर 1 हो। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पर क्या होनी चाहिए, 1, मतलब डिग्री यहाँ पर 1। और इसमें अगर आपसे पूछा गया है कि इसके जीरोस के बीच में क्या रिलेशन है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है -b/a। b यहाँ पर कांस्टेंट टर्म रहता है, मतलब b के साथ ना तो x है ना y है, तो ये कांस्टेंट है। और अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x मतलब x के साथ, तो x के साथ यहाँ पर क्या है, a, इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, -b/a। अब इसके बाद है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसी पॉलिनोमियल है जिसमें हाईएस्ट पावर 2 हो, x की या y की। ओके, यहाँ पर इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c और यहाँ पर a कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा
चाहे वो कोई सी भी इक्वेशन हो, लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, बाय क्वाड्रेटिक हो, कुछ भी हो। ओके, अब यहाँ पर इसमें अगर पूछा जाए कि क्या रिलेशन है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में, तो यहाँ पर दो तरीके के फॉर्मूले हमेशा हमारे पास आते हैं। पहला है सम ऑफ जीरोस और दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। और जीरोस को यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा या अल्फा बीटा से डिनोट किया जाता है। ओके, क्योंकि ये सम है तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। और जीरोस का मतलब है एक्स या वाई की वैल्यूज पता करना, जिस तरीके की इक्वेशन हो उसमें से। ओके, अगर इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है तो x की वैल्यू पता करेंगे, और अगर इक्वेशन ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इस तरीके से है तो वहां पर y पता करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमें x या y पता करना होता है जब भी जीरोस पूछे जाते हैं किसी भी पॉलिनोमियल के। ओके, जीरोस और रूट्स एक ही चीज है, जिसका मतलब है x की वैल्यू पता करना। अब क्योंकि यहाँ पर सम ऑफ जीरोस है तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, मतलब x के साथ वाली वैल्यू, तो क्या आ गई माइनस बी, x के साथ यहाँ पर b है, और अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो x स्क्वायर के साथ हमारे पास क्या है a, तो ये हो जाएगा अपॉन a। तो इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया माइनस बी अपॉन a, और रिलेशन क्या है कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर सम ऑफ जीरोस के लिए। ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको जीरोस भी पता करने होंगे और रिलेशन भी वेरीफाई करना होगा जीरोस और कोफिशिएंट का, जिसे मैंने मॉडल पेपर में सॉल्व कराया है, तो आप उसे जरूर से देख लीजिए। ओके, और उससे रिलेटेड एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप सॉल्व जरूर करें, सभी चैप्टर्स में आपको ऐसे ही करना है। ओके, अब इसके बाद है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा डॉट बीटा। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है कांस्टेंट टर्म, मतलब ये रिलेशन है। कांस्टेंट टर्म ये वो वैल्यू है जिसमें ना तो x हो और ना y हो, कुछ भी ना हो। ओके, मतलब c के प्लेस वाली वैल्यू। तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म हमारे लिए क्या है c, और अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है तो x स्क्वायर के साथ हमारे पास क्या है a, तो यहाँ पर इसके लिए फॉर्मूला है c अपॉन a। तो आई होप आपको समझ में आ रहा हो। और यहाँ पर ये दो ही बहुत इंपॉर्टेंट है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर देखा जाए तो यहाँ पर सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसे आप सॉल्व कर लीजिए, ये चैप्टर 4 में भी आपके काम आ जाएगी और चैप्टर 2 में भी यही सब है। ओके, अब इसके बाद है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब है जिसमें हाईएस्ट पावर 3 हो। ओके, किसी भी पॉलिनोमियल की, जैसे यहाँ पर x की पावर 3 है तो डिग्री यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर भी a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर 0 a के बराबर होगा तो फिर x भी 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ से पावर 3 हट जाएगी, तो फिर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगी, ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी। और सिमिलरली सभी जगह इसी तरीके से होगा। ओके, और अब अगर आपको इसके भी रिलेशंस पता करने हैं तो ये लिखे हुए हैं, इन्हें आप मेमोराइज कर लीजिएगा। इसके बाद है यूजफुल अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, जो कि आपके पूरे चैप्टर में यूज करनी होंगी आपको, ना कि सिर्फ एक पर्टिकुलर चैप्टर में। ओके, अब कहीं पे भी जैसे कंडीशन है ए मतलब फर्स्ट कोई वैल्यू होगी और बी का मतलब सेकंड कोई वैल्यू होगी, और वहां पर होल स्क्वायर होगा, तो वहां पर आपको डायरेक्टली यही आइडेंटिटी अप्लाई करनी होगी। ए स्क्वायर मतलब फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब सेकंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, तो इसी तरीके से a माइनस बी होल स्क्वायर भी आपको अप्लाई करना होगा। इसी तरीके से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों, इन तीनों को तो जरूर से मेमोराइज आप कर लीजिएगा। जहां कहीं पर भी ऐसी कंडीशन हो उसे आप एक्सपेंड में कन्वर्ट कीजिएगा, अगर एक्सपेंड में दिया है तो उसे शॉर्ट में कन्वर्ट कर दीजिएगा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अब इसके बाद है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, फिर a प्लस बी होल क्यूब, फिर a माइनस बी होल क्यूब, और a क्यूब प्लस बी क्यूब, फिर a क्यूब माइनस बी क्यूब। ओके, नेक्स्ट इज चैप्टर 3। अब यहाँ पर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो यहाँ पर इस तरीके से दो इक्वेशन हो सकती हैं जिनकी स्टैंडर्ड फॉर्म है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। ओके, अब सबसे पहले तो आप इस टेबल को मेमोराइज कर लेना, ये सब आपको बताया हुआ है, और इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड से रिलेटेड जितने भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, जैसे एज वाले हुए,
या डिजिट्स वाले क्वेश्चंस हुए या फिर नंबर्स वाले क्वेश्चंस हैं कि पहली नंबर इतनी है, दोनों का सब्ट्रैक्शन इतना है, तो आपके पास जब दो इक्वेशंस आएंगी तो उसे आपको किसी एक मेथड से सॉल्व करना होगा। तो ये सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए क्योंकि इस चैप्टर का वेटेज बहुत हाई है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, लॉन्ग भी आता है और मल्टीपल चॉइस में भी आता है, तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास है कंपेयर द रेशियोज और दूसरी हेडिंग हमारे पास है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तीसरी अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन और चौथी है कंसिस्टेंसी। तो यहाँ पर इनमें से कोई एक वैल्यू दे दी जाएगी, हो सकता है आपको बता दिया जाए कि इंटरसेक्टिंग लाइंस है और आपसे पूछा जाए कि कितने सॉल्यूशन होंगे, या फिर ये पूछा जाए कि कंसिस्टेंट रहेगा सिस्टम इसका या नहीं, या फिर आपसे कंडीशन पूछ ली जाए। तो इसमें से कोई भी एक टर्म या वैल्यू आपको बताई जाएगी, उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और ऑप्शंस में हो सकता है दिया जाए। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन हमारे पास है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर इस तरीके की कंडीशन है तब लाइंस कैसी होती हैं, इंटरसेक्टिंग। अगर हम इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें तब, क्योंकि यहाँ पर कितनी इक्वेशंस हैं, दो। ओके, तो यहाँ पर दो लाइंस आपके पास आएंगी। अब ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पर एक दूसरे को टच कर रही हैं या इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यहाँ पर कितने सॉल्यूशन हुए, वन यूनिक सॉल्यूशन। और ये सिस्टम कैसा है, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब है सॉल्यूशन का आना। ओके, चाहे एक हो चाहे बहुत सारे हो, लेकिन जिसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा वो इनकंसिस्टेंट होगा। ओके, अब इसके बाद है सेकंड कंडीशन जिसमें a1/a2 b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। यहाँ पर सभी बिल्कुल बराबर हैं। अब इसके बाद अगर तीनों रेशियोज बिल्कुल बराबर हैं तब कैसी लाइंस होती हैं, कोइंसिडेंट, मतलब दोनों ही लाइन एक दूसरे के ऊपर होती हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं क्योंकि कोई भी लाइन हमेशा बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बनती है। ओके, जब सारे ही पॉइंट्स टच हो रहे हैं तो यहाँ पर कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ओके, और यहाँ पर भी आंसर कैसा रहेगा, सिस्टम कैसा रहेगा, कंसिस्टेंट। ओके, अब अगर रेशियो इस फॉर्म में है कि a1/a2 b1/b2 के बराबर है लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है, तो यहाँ पर लाइंस कैसी आएंगी, पैरेलल, क्योंकि यहाँ पर पहला रेशियो बराबर है और दूसरा बराबर नहीं है। ओके, तो यहाँ पर पैरेलल लाइंस हैं, कुछ भी टच नहीं हो रहा, इसलिए यहाँ पर कोई सॉल्यूशन भी नहीं है और इसीलिए ये सिस्टम कैसा है, इनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट सिर्फ एक कंडीशन है जिसमें पैरेलल लाइंस आती हैं और कोई सॉल्यूशन नहीं होता। इसका रेशियो होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ओके, तो ये सभी आपको बहुत अच्छे से मेमोराइज करना होगा। अब इसके बाद है चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो चैप्टर सेकंड और 4 सिमिलर हैं। यहाँ पर ज्यादातर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पर ही फोकस करना है। इक्वेशन का मतलब है इक्वल के बाद भी कोई वैल्यू आपके पास आ रही है। अब यहाँ पर सबसे पहले है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। तो रूट्स और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन क्या है, तो यहाँ पर भी सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, क्या है, ax² + bx + c = 0 और a यहाँ पर 0 के बराबर नहीं है। और साथ ही साथ ये दोनों फॉर्मूले भी आपको पता होने चाहिए। कहीं पर भी जीरोस लिखा हो, रूट्स लिखा हो, इसका मतलब है एक ही बात है। तो यहाँ पर क्या है, सम ऑफ रूट्स, तो सेम वही फॉर्मूला है, क्या रहेगा, -b/a, अभी सेकंड चैप्टर में बताया। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब अल्फा बीटा, इसके लिए फॉर्मूला है c/a। कहीं पर अगर आपसे पूछा जा रहा है कि सम ऑफ रूट्स पता करना है या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता करना है तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, BAC, जहां पर जिसकी वैल्यू पूछी गई है वहां पर उसकी वैल्यू को पुट करना होगा और अगर माइनस में वैल्यू है तो माइनस का साइन भी लिखना होगा। ओके, अब यहाँ पर अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है और हमें सम ऑफ रूट्स बताया गया है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बताया गया है, तो उसके लिए फॉर्मूला है x² माइनस सम ऑफ रूट्स और इसके बाद x भी रहेगा। ओके, जैसे कि आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब फैक्टराइजेशन से सॉल्व करते हैं उसी तरीके की फॉर्म में आपको नोट करना होता है। तो सेंटर वाली वैल्यू प्लस या माइनस के फॉर्म में होनी चाहिए और लास्ट में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है, तो यहाँ पर भी लास्ट में क्या रहेगा, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस = 0। ओके,
और अगर आप इसे अल्फा बीटा के फॉर्म में शो करना चाहें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ रूट्स एक्स ब्रैकेट के बाहर और प्लस अल्फा बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल 0। तो इस तरीके से आप किसी भी इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं, सॉल्व कर लीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा। ओके, तो एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन है जरूर सॉल्व कर लीजिए। ओके, अब इसके बाद यहाँ पर जो इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसे सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला है कि आप इसे फैक्टराइज करके सॉल्व कर लीजिए, जिसमें फर्स्ट और लास्ट टर्म की न्यूमेरिकल वैल्यूज का मल्टीप्लाई किया जाता है और फिर फैक्टराइज करने पर, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर सेंटर की वैल्यू आनी चाहिए। दूसरा मेथड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अगर आप फैक्टराइज करके इसे नहीं सॉल्व कर पाए तो अब आप इसे फॉर्मूला अप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चाहे वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो या इक्वेशन, दोनों में ही ये पॉसिबल है। तो इसका फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये रूट जो है ये पूरी वैल्यू के लिए होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac में अपॉन 2a। ओके, अपॉन 2a इस पूरी वैल्यू में रहता है b से लेकर c तक। ओके, तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। abc की वैल्यू आपको इक्वेशन से ही समझ में आ जाएगी। और बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पर किसके बराबर होता है, डिस्क्रिमिनेंट के बराबर। ओके, डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट, और इसके लिए फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि रूट के अंदर की वैल्यू है फॉर्मूला के अंदर। तो कभी कभी सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट भी पूछा जाता है, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, अब इसके बाद चैप्टर 4 में ही है नेचर ऑफ रूट्स या फिर नेचर ऑफ जीरोस, एक ही बात है। ओके, तो इसके लिए आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पता होनी चाहिए और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ओके, तब हम नेचर ऑफ रूट्स पता कर सकेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो कभी कभी सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट पूछा जाता है, कभी नेचर ऑफ रूट्स पूछा जाएगा, कभी जीरोस ही पूछे जाएंगे। तो जैसा पूछा जाए उस तरीके से आपको सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर नेचर ऑफ रूट इससे कैसे पता चलेगा, अगर यहाँ पर डी का मतलब है बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा है और परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में है, मतलब अगर डी के अंदर हमारे पास 16 है तो ये हो जाएगा रूट ओवर डी। ओके, तो ये फॉर्मूला में होता है रूट ओवर डी मतलब रूट ओवर 16, तो और 16 यहाँ पर रूट से बाहर आ सकता है, तो ये क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर, और वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पर जो रूट्स हमारे पास आएंगे, मतलब जो एक्स की वैल्यूज आएंगी, जैसे कि इक्वेशन है तो इसमें हमारे पास क्या है, एक्स, और वाई भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये जो वैल्यूज आएंगी एक्स या वाई की, वो कैसी होंगी, रियल होंगी, रैशनल होंगी और अनइक्वल होंगी, मतलब दो एक्स की वैल्यूज आएंगी, दोनों बराबर नहीं होगी, अलग अलग होंगी। ओके, इसी तरीके से अगर डी बड़ा है 0 से लेकिन परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है, मतलब रूट के अंदर मान लो 15 है तो परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है, वो रूट से बाहर नहीं आएगा, लेकिन कैसा है, पॉजिटिव है। ओके, तो यहाँ पर भी रूट्स रियल है, मतलब इनका सॉल्यूशन है। रियल इज सिमिलर टू कंसिस्टेंट, जैसे वहां पर चैप्टर 3 में कंसिस्टेंट था, जिसका सॉल्यूशन है वो कंसिस्टेंट। इसी तरीके से अगर इसमें डी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है या 0 के बराबर आ रही है तो सॉल्यूशन है, और अगर माइनस में है तो नहीं है सॉल्यूशन। तो यहाँ पर ये इरेशनल है और अनइक्वल है, मतलब एक्स की दो अलग वैल्यूज आएंगी। ओके, लेकिन अगर डी यहाँ पर 0 से कम है, माइनस में है, 0 से कम मतलब माइनस में, तो रूट के अंदर कभी भी माइनस की वैल्यू नहीं होती। ओके, फॉर्मूला में डी माइनस का है अगर, तो डी का मतलब वो रूट के अंदर की वैल्यू है, तो फिर रूट में ये कैसी वैल्यू है, माइनस की, तो यहाँ पर ये कैसा है, नेगेटिव। तो यहाँ पर कोई भी रियल रूट नहीं आएगा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है आंसर, नो रियल रूट्स, जैसे उसमें नो सॉल्यूशन था। तो ऐसी नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी, ये पॉसिबल नहीं है। ओके, अब इसी तरीके से अगर डी यहाँ पर 0 के बराबर है, तब यहाँ पर रूट्स का नेचर कैसा है, रियल है, रैशनल है और इक्वल है। ओके, मतलब यहाँ पर एक्स की जो दो वैल्यूज आएंगी वो दोनों बिल्कुल बराबर होंगी, माइनस का भी फर्क नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पर ये नेचर आपको अच्छे से पता होना चाहिए इसका, और ये कैसे पता चल जाएगा, सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट से। ओके, पूरा फॉर्मूला आपको नहीं अप्लाई करना है यहाँ पर, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a।
यहाँ पर सिर्फ बी स्क्वायर माइनस 4ac से आपको सारी वैल्यूज समझ में आ जाएंगी। ओके, अब इसके बाद अलजेब्रा में ही चैप्टर 5 है जो कि है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसके भी फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, एनसीईआरटी से कर लीजिए, ज्यादा सही रहेगा। यहाँ पर सबसे पहले तो इसकी फॉर्म पता होनी चाहिए कि किस फॉर्म में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है। तो ये A1, A2, A3, AN इस तरीके से चलती जाती है। अब इसे पता करने की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? A फॉर फर्स्ट टर्म और A प्लस D, मतलब इसका डिफरेंस ऐड कर दिया गया। यहाँ पर सभी का डिफरेंस क्या होता है? सेम होता है। A2 में A1 माइनस करेंगे तो 2 आ जाए फॉर एग्जाम्पल, तो फिर A3 में अगर A2 माइनस करें तब भी 2 आना चाहिए। ओके, इसे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस और इसी से AP फॉर्म होती है। ओके, तो स्टैंडर्ड फॉर्म से हमें क्या पता चल रहा है? फॉर्मूले भी पता चल रहे हैं। फर्स्ट टर्म के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, इसके लिए A है। सेकेंड टर्म अगर हमें पता करना है A2 तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है? A प्लस D। इसी तरीके से और D यहाँ पर क्या है? कॉमन डिफरेंस। सबका D अलग है, कॉमन डिफरेंस का अलग है। डिस्क्रिमिनेंट अगर दिया है तो चैप्टर 4 की बात हो रही है, डायमीटर दिया है तो अलग चैप्टर है। तो ये आपको खुद ही पता करना होगा कि किसके D की बात की रही है। ओके, और थर्ड टर्म अगर पता करना है A3 तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? A प्लस 2D। सभी में एक D कम रहेगा। और अगर फोर्थ टर्म पता करना हो तो फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस 3D। फिफ्थ टर्म पता करना है तो A प्लस 4D। 15 टर्म पता करना है तो A प्लस 14D। तो इस तरीके से AN अगर पता करना है तो फॉर्मूला क्या है? A प्लस N माइनस 1D, मतलब एक कम। ओके, जितना भी पूछा गया उसमें एक कम। तो अगर यहाँ पर A30 पूछा गया है यानी कि 30 टर्म, 30वें नंबर पर हमारे पास क्या वैल्यू है, अगर ये पता करना है तो फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस 30 माइनस 1D, दैट मीन्स A प्लस 29D। कॉमन डिफरेंस मतलब D की वैल्यू कभी कभी आपको बताई जाएगी, कभी कभी सिर्फ आपको AP दे दी जाए, हो सकता है, और उसमें से टर्म पूछा जाए और D की वैल्यू नहीं बताई जाए। ओके, तो D आप पता कर लेना A2 माइनस A1। ओके, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अगर उसमें लिख कर दिया है कि ये AP है तो डायरेक्ट आप डिफरेंस पता कर सकते हैं। और उसमें अगर हमें पता करना है कि AP है ये या फिर नहीं, तब आपको इसी तरीके से माइनस करते जाना होगा, सभी का डिफरेंस सेम आना चाहिए तभी AP होगी, और डिफरेंस सेम नहीं आएगा तो AP नहीं है। ओके, अब इसके बाद है nth टर्म, जिसका फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया an विच इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। किसी भी टर्म को आप इस फॉर्मूला से पता कर सकते हैं, चाहे 8th हो चाहे 80th हो, कुछ भी हो। अब इसके बाद अगर आपको लास्ट टर्म किसी AP का पता करना है तो इसके लिए भी सेम ही फॉर्मूला है जो nth टर्म का था, a प्लस n माइनस 1d। अब इसके बाद अगर nth टर्म आपको एंड से पता करना हो, मान लो कोई AP आपके पास है, उसमें से आखिर में से जो तीसरा टर्म है वो आपको पता करना है, तो क्योंकि ये ऑपोजिट हो गया, पीछे से पता करना है, तो यहाँ पर L माइनस, जैसे A प्लस था यहाँ पे, ये मतलब फर्स्ट टर्म, यहाँ पर क्या हो जाएगा? L माइनस, मतलब लास्ट टर्म में माइनस कर देंगे, n माइनस 1d वैसे रहे। ओके, तो जैसे आपसे पूछा गया हो वैसे आपको सॉल्व करना होगा। अब इसके बाद AP के कुछ टर्म का अगर आपको सम पता करना है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? Sn, मतलब सम ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d। ओके, और अगर आपको लास्ट टर्म बताया गया हो तो AP के लिए फॉर्मूला क्या यूज कर सकते हैं? अगर ऐड करना है तब। ओके, ऐड करने के लिए फॉर्मूला अलग है, nth टर्म पता करना है उसके लिए फॉर्मूला अलग है। और अगर ऐड करने में n की वैल्यू नहीं बताएगी तो उसमें भी आप nth टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करके पहले n पता कर लेना, फिर जब n आ जाए तो फिर Sn का कोई भी फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर L दिया हो तो आप n/2 a प्लस L नोट करके इसे सॉल्व कर सकते हैं, और अगर नहीं बताया गया तो फिर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, n/2 2a प्लस n माइनस 1d। ओके, नेक्स्ट इज चैप्टर 6 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और इसमें से टोटल 5 मार्क्स का आता है। तो कुछ क्वेश्चंस हो सकता है ऑप्शनल आ जाए, कुछ 4 मार्क्स में आ जाए, तो इस तरीके से टोटल 5 मार्क्स में आता है। तो यहाँ पर तो सबसे पहले एक लाइन दी जा सकती है और किसी एक पॉइंट से वो लाइन स्टार्ट होगी, किसी एक पॉइंट पर वो लाइन सेगमेंट खत्म होगा। तो उस पूरे लाइन सेगमेंट का डिस्टेंस अगर हमें पता करना हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला आप अच्छे से मेमोराइज कर लीजिएगा। ओके,
यहाँ पर दो पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट बताए जाएंगे। जैसे पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 y1, इनकी प्लेस में कोई वैल्यूज होंगी, और Q की प्लेस मतलब इसके कोऑर्डिनेट क्या है, x2 y2, इनकी भी वैल्यूज होंगी। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा, PQ के डिस्टेंस का रूट ओवर, और रूट ओवर यहाँ पर पूरे में रहेगा यहाँ तक, ओके, y1 होल स्क्वायर तक। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर रूट के अंदर, ओके। अब इसके बाद है कोलिनियर पॉइंट्स। तो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो कि कोलिनियर कहे जा सकते हैं, तो ऐसे तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट जिनको ज्वाइन करने पर एक स्ट्रेट लाइन मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल ये ब्लू कलर की एक स्ट्रेट लाइन मिली, तो हो सकता है कोई तीन पॉइंट को ज्वाइन करने पर यहाँ पर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, ओके। तो यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि कौन से तीन पॉइंट को ज्वाइन करने पर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी। तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये A है और ये P ना होकर ये क्या है, ये B है, ओके, और ये B ना होकर ये क्या है, ये C है अगर, ओके। तो इसके लिए कंडीशन क्या है, AB प्लस BC अगर करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, AC। तो यहाँ पर भी आपको डिस्टेंस पता करना होगा। पहले AB का डिस्टेंस पता करेंगे, फिर B से C तक का डिस्टेंस पता करना होगा, कोऑर्डिनेट आपको बताए जाएंगे, और फिर A से लेकर C तक का डिस्टेंस पता करना होगा। फिर जो कुछ भी डिस्टेंस आया उनको ऐड करने के बाद आपको चेक करना होगा कि ये AC के बराबर आ रहा है या फिर नहीं। अगर आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर ये तीनों पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर है, मतलब इनको ज्वाइन करने पर एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। और आप इसे दूसरी तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें AC प्लस CB है, या BC लिख सकते हैं, इक्वल इसके बराबर है AB के बराबर। और तीसरी कंडीशन भी इसकी पॉसिबल है, जिसमें है AB या BA प्लस AC इक्वल BC, ओके। इनमें से कोई एक कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है और आंसर मैच कर रहा है तो इसका मतलब पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर है। और इसके मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन है वो भी आप सॉल्व कर लेना। एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस दिए गए वो भी इम्पोर्टेंट है। अब इसके बाद है सेक्शन फॉर्मूला। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ P अगर हमें पता करने, तो यही ब्लू वाली लाइन में देखो, ये APB तीन पॉइंट है हमारे पास। अब इस फॉर्मूला को हम तब अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पर रेशियो बताया गया हो और स्टार्टिंग और एंड के कोऑर्डिनेट्स बताए गए, और किसी एक पॉइंट, मान लो यहाँ पर पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता करने हो, तो जहां पर रेशियो बताया जाएगा वहां पर आपको सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। मान लो कि P के कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या है, x और y, ये हमें पता करने हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, अगर हमें x पता करना है तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा x इक्वल और m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। और अगर y हमें पता करना है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, इसके लिए फॉर्मूला होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो इसके बाद तीसरा फॉर्मूला जो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है मिड पॉइंट का फॉर्मूला। अगर हमें किसी भी क्वेश्चन में मिड पॉइंट पता करना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, तो उसके लिए फॉर्मूला है x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। मिड पॉइंट का मतलब है, मान लो ये जो P पॉइंट है ये बिल्कुल सेंटर में है, ओके, और रेशियो यहाँ पर नहीं बताया गया, मतलब m1 m2 नहीं बताया गया, और यहाँ पर A और B के कोऑर्डिनेट्स बताए गए हैं, x y पता करना है। यहाँ पर अगर हमें x और y पता करना है तो x के लिए फॉर्मूला क्या है, x इक्वल, ओके, और y के लिए फॉर्मूला हो जाएगा y इक्वल, ओके। नेक्स्ट इज चैप्टर 7 ट्राइंगल्स। अब यहाँ पर भी आपको इसमें बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी ये दो थ्योरम्स पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि सिमिलर ट्राइंगल्स क्या है, क्योंकि यहीं से इसकी स्टार्टिंग होगी, ओके। सिमिलर ट्राइंगल्स ऐसे ट्राइंगल्स होते हैं जिनका साइज अलग होता है लेकिन एंगल्स इसमें बिल्कुल बराबर होते हैं। सिमिलर ट्राइंगल्स में दो कंडीशंस फुलफिल होना बहुत जरूरी है। पहला तो ये है कि इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो बराबर हों, और दूसरी कंडीशन ये है कि साइड्स इनकी प्रोपोर्शनल हो, मतलब सेम रेशियो में हो, ओके, तभी कोई भी दो ट्राइंगल्स सिमिलर कहे जा सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर मान लो कि दो ट्राइंगल्स है तो इनमें एंगल्स बराबर होंगे और साइड्स रेशियो में होंगी, साइड्स बिल्कुल बराबर नहीं हो सकती, ओके। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल ABC है और दूसरा XYZ है, तो यहाँ पर इनके एंगल्स क्या होते हैं, बिल्कुल बराबर,
और साइड्स का रेशियो बिल्कुल बराबर होगा। ओके, अब यहाँ पर ये आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई भी दो ट्राइंगल्स में उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बिल्कुल बराबर हैं, तो ऐसे ट्राइंगल्स को क्या बोला जाता है? इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स, मतलब इनके एंगल्स बराबर है। यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, मतलब जितने कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं। कॉन्ग्रुएंट फिगर में साइड्स और एंगल्स बिल्कुल बराबर होते हैं तो सिमिलर हो सकते हैं। ओके, जब रेशियो 1:1 होगा। लेकिन सभी सिमिलर फिगर्स कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ पर साइड्स अलग रेशियो में होती है, क्योंकि यहाँ पर साइड्स का रेशियो अलग होता है, एंगल्स बराबर होते हैं सिर्फ। ओके, अब इसके बाद ये दो थ्योरम आपको पता होनी चाहिए। पहली है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और दूसरी है कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। यहाँ पर सिंपल एक ट्राइंगल है कि अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें जो कि पैरेलल हो किसी एक साइड से, ओके, ट्राइंगल की, तो कोई भी ट्राइंगल की एक साइड ले लीजिए, उससे पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पर बताया गया कि ये अदर दो साइड को दो अलग अलग पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगी। ओके, और जब ये इंटरसेक्ट करेगी तो यहाँ पर बताया गया कि इनकी जो साइड्स हैं, अदर साइड्स, उनका रेशियो बिल्कुल सेम होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये एक ट्राइंगल है एबीसी और यहाँ पर ये डीई की वजह से दो साइड्स में इंटरसेक्ट हो रहा है। ओके, और यहाँ पर एक पैरेलल लाइन है डीई जो कि बीसी के पैरेलल है। अब इससे क्या हो रहा है कि दो साइड्स इंटरसेक्ट हो रही हैं, एबी और एसी। तो यहाँ पर बताया गया है कि जब ऐसी कंडीशन होगी तो यहाँ पर इनका रेशियो साइड्स का वो बराबर होगा, मतलब AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ऐसी कंडीशन ये फिक्स्ड है। ओके, तो कहीं पर भी ऐसा डायग्राम हो वहां पर आपको क्या पता चलेगा कि इनकी साइड्स का रेशियो बिल्कुल बराबर है। ओके, और ये प्रूफ करने को भी आ सकता है, इसका प्रूफ मैंने आपको बताया है तो आप देख सकते हैं। ओके, अब इसके बाद है कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, मतलब इसका जस्ट उल्टा, थेल्स थ्योरम का ऑपोजिट और बीपीटी का ऑपोजिट। यहाँ पर बताया गया कि अगर एक लाइन डिवाइड करती है दो साइड को किसी भी ट्राइंगल की सेम रेशियो में, मतलब यहाँ पर क्या बताया गया कि AD अपॉन DB है और AE अपॉन EC है और ये दोनों बिल्कुल बराबर है, सेम रेशियो में है। तब यहाँ पर ये जो लाइन है जिसकी वजह से अदर दो साइड दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, ये लाइन कैसी है? किसी थर्ड साइड के पैरेलल है। ओके, मतलब यहाँ पर इसका जस्ट उल्टा है कि DE BC के पैरेलल होगी जब रेशियो बिल्कुल बराबर होगा। ओके, तो ये दो थ्योरम है, इन्हें आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं वो भी सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, अब यहाँ पर एक क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, कैसे पहचानेंगे कि कोई दो ट्राइंगल सिमिलर हैं या फिर नहीं, तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है? तो पहला क्राइटेरिया है कभी भी दो ट्राइंगल्स बने हो तो वहां पर आपको तीनों एंगल्स दिखाई दे जाएंगे। ओके, तीनों एंगल्स बिल्कुल बराबर होने चाहिए। तो वहां पर तीनों एंगल्स अगर बिल्कुल बराबर हैं तो इसका मतलब वो दोनों ट्राइंगल्स क्या है? बिल्कुल सिमिलर है। और इसी तरीके से अगर साइड्स सेम रेशियो में, साइड्स बराबर नहीं हो सकती। ओके, सिमिलर ट्राइंगल में, सिमिलर ट्राइंगल में एंगल बराबर होते हैं लेकिन साइड्स रेशियो में होती, तो तीनों साइड्स अगर सेम रेशियो में है तो वो दोनों ट्राइंगल्स क्या है? सिमिलर है। और सिमिलरली अगर कोई दो साइड्स सेम रेशियो में है और एक एंगल बराबर है तो ऐसे एस क्राइटेरिया से वो दोनों सिमिलर हो जाएंगे। दो एंगल्स बराबर है तो तीसरा अपने आप बराबर होगा, तो कहीं पर अगर दो ही एंगल्स पता चल रहे हैं कि बराबर हैं या बताए गए हैं तो उससे भी प्रूव हो जाएगा कि दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं? सिमिलर है। अब इसके बाद लेट अस अस्यूम कि ये एक ट्राइंगल है जिसका नाम है एबीसी और ये थ्योरम आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ओके, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बताया गया कि अगर एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर दें फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल, अब मान लो कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जहां पर एंगल बी एक राइट एंगल है। अब इससे हम अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें टू द हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस इसके लिए यहाँ पर क्या है? AC, तो AC पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, देन ट्राइंगल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द परपेंडिकुलर आर सिमिलर। अब यहाँ पर क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर भी ये 90 डिग्रीज के एंगल दोनों साइड बन जाएंगे।
तो यहाँ पर बताया गया कि इस परपेंडिकुलर की वजह से दोनों साइड के जो ट्राइंगल्स होंगे वो सिमिलर होंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पर ट्राइंगल है ADB और ट्राइंगल है ABC, ये दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर, और सिमिलर का ये साइन बना हुआ है। तो ADB किधर है और ABC, मतलब ABC पूरा ट्राइंगल और ADB इसका हाफ ट्राइंगल। सिमिलरली BDC भी ABC के सिमिलर होगा। ये इस थ्योरम से हमें पता चल रहा है ओके, कि हाफ ट्राइंगल फुल ट्राइंगल के सिमिलर होगा। जब भी हम राइट एंगल ट्राइंगल में राइट एंगल की जगह से हाइपोटेनस तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तब। ओके, जैसे यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, BD। ओके, अब इसके बाद है चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कराया हुआ है, आप उसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पास आ जाएंगे। NCERT के भी सॉल्व कर लीजिएगा। अब यहाँ पर क्या है, पाइथागोरस थ्योरम, और ये कहीं पर भी अप्लाई की जा सकती है जहां पर भी राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा हो। ओके, जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ इसी चैप्टर के जो क्वेश्चन है वहां पर ही आपको इसे अप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जहां पर एंगल बी पर 90 डिग्रीज का एंगल बन रहा है। ओके, यहाँ पर तो अब यहाँ पर हम कौन सी थ्योरम अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। पाइथागोरस थ्योरम का मतलब है हाइपोटेनस का स्क्वायर। हाइपोटेनस यहाँ पर क्या है, ये जो स्लाइड वे में आपको दिखाई दे रही है ये AC। ओके, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पर AC होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा। और जहां पर जैसा ट्राइंगल दिया हो, जैसे उसके नाम दिए हो, उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर लेना। बस आपको ध्यान रखना है कि वहां पर राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है या फिर नहीं। तो अब यहाँ पर एंगल ऑफ रेफरेंस क्या है, एंगल A। अब क्योंकि एंगल B तो हमारे लिए राइट एंगल हो गया, जिसे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, और एंगल B के जस्ट सामने हमेशा हाइपोटेनस होता है। ओके, तो अब यहाँ पर इसके सामने क्या है, एंगल A। कभी आपसे एंगल A के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा, कभी C के अकॉर्डिंग, अगर एंगल B पर राइट एंगल है तब। ओके, तो अगर एंगल A है ये, तो इसके सामने क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर। और अगर आपसे एंगल C का रेफरेंस दिया जाएगा तब इसके सामने वाली लाइन क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर एंगल के अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंज होता है। ओके, तो एंगल ऑफ रेफरेंस अगर एंगल A है इस डायग्राम में, तब परपेंडिकुलर क्या होगा, BC। बेस हो जाएगा AB, और हाइपोटेनस फिक्स है, चाहे कहीं पर भी एंगल बन रहा हो, राइट एंगल के सामने ही रहेगा। ओके, अब इसके बाद है कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो कि इस तरीके से आप ड्राइव कर सकते हैं। यहाँ पर भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो यहाँ पर उसी फॉर्मूला को आपको अप्लाई करना है। ओके, तो यहाँ पर साइन थीटा के लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर की शॉर्ट फॉर्म है P, और हाइपोटेनस की H। इसी तरीके से बेस की क्या है, B। कॉस के लिए B अपॉन H हो जाएगा। फॉर्मूला हमारे पास है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, मतलब P बाय H साइन हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और कॉस हो जाएगा B बाय H, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस, 10 हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल और सोना चांदी तौल। ओके, साइन कॉस 10। और अगर इसी को हम पलट दें तो साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, और 10 का उल्टा कॉट। ओके, तो इस तरीके से आप ये सारी वैल्यूज को मेमोराइज कर लीजिएगा अच्छे से। और इसके अलावा ये दो चीजें आपको और पता होनी चाहिए कि साइन थीटा कभी भी साइन इंटू थीटा के बराबर नहीं हो सकता। ओके, इसी तरीके से कॉस थीटा कभी भी कॉस इंटू थीटा के बराबर नहीं हो सकता। और अगर कुछ इस तरीके से लिखा गया है कि साइन स्क्वायर थीटा, तो ये साइन थीटा की होल स्क्वायर के बराबर हो सकता है। ओके, क्योंकि पावर तो अल्टीमेटली यहाँ पर 2 ही है। इसी तरीके से साइन क्यूब थीटा किसके बराबर होगा, साइन थीटा होल क्यूब। ओके, तो ये दोनों बिल्कुल बराबर हो सकते हैं, लेकिन अगर इंटू करके लिखा है तो फिर बराबर नहीं हो सकते। ओके, यहाँ पर ये सभी जगह पूरी ट्रिग्नोमेट्री में आपको यही सारे रेशियोज अप्लाई करने हैं, कहीं पर कुछ भी चेंज नहीं होगा, तो हमेशा ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में कुछ इस तरीके के फॉर्मूले हैं जिसमें
अदर वैल्यूज भी आ जाती है, जिसे बोलते हैं रिलेशन। कॉस थीटा को हम किस में चेंज कर सकते हैं? सेक थीटा में, क्योंकि ये सेक का ऑपोजिट होता है। ओके, तो यहाँ पर कॉस थीटा किसके बराबर है? 1 सेक थीटा के बराबर। और इसी तरीके से अगर सेक थीटा पता करना है तो ये किसके बराबर होगा? 1/cos थीटा के बराबर। सेक कॉस का इनवर्स होता है कॉस सेक का। इसी तरीके से साइन थीटा किसका इनवर्स होता है? 1/cosec का। और कॉसिक थीटा किसके बराबर होगा? 1/sin थीटा के। टेन थीटा 1/cot के बराबर होता है और कॉट थीटा 1/tan के बराबर होता है। और टेन थीटा के लिए एक और फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, दैट इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और कॉट थीटा में इसका जस्ट ऑपोजिट होगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको यूज करना होगा। जहां पर साइन थीटा वाली वैल्यूज हैं वहां पर टेन थीटा में साइन थीटा की वैल्यूज आपको अप्लाई करनी होगी, और जहां पर कॉट 10 दिया है वहां पर आपको 10 या फिर कॉट की वैल्यू आपको अप्लाई करनी होगी। ओके, अब इसके बाद कुछ और आइडेंटिटीज हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। और इसी से हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पता कर सकते हैं। तो कॉस थीटा यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट होगा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कहीं पे लिखा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो किसके बराबर होगा? साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। एक ही फॉर्मूला से दो और फॉर्मूले ड्राइव हो गए। अब इसी तरीके से कॉस स्क्वायर थीटा पता करना है तो साइन स्क्वायर थीटा को हम रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये माइनस में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसी तरीके से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। सेक थीटा किसके बराबर होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर। ये आप अच्छे से मेमोराइज कर लीजिएगा। और कहीं लिखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा तो वहां पर आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होता है? टेन स्क्वायर थीटा के बराबर। और ये इसी फॉर्मूला से डिराइव हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पर कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1 है। अब इससे भी हमें दो और फॉर्मूले मिल जाएंगे। पहला है कॉसिक स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर। क्योंकि कॉट नेगेटिव है तो इसे हम 1 की प्लेस में नोट करेंगे, 1 को इसकी प्लेस में, 1 नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी आपको पता चल जाएगी। अब इसके बाद कुछ और एंगल के अकॉर्डिंग फॉर्मूले हैं जो कि आपको पता होने चाहिए कि अगर साइन ए साइन बी ये दोनों बिल्कुल बराबर हैं तब इसका मतलब है कि एंगल ए और बी बिल्कुल बराबर है। इसी तरीके से अगर कॉस ए कॉस बी के बराबर है तो यहाँ पर ए और बी बिल्कुल बराबर है। ओके, और साथ ही साथ ये भी पता होना चाहिए कि कॉस थीटा और साइन थीटा ये कभी भी 1 से बड़े नहीं हो सकते। ओके, इनकी वैल्यूज हमेशा 1 से कम रहती है। लेकिन कॉसेक ए और सेक ए इनकी वैल्यूज हमेशा 1 से ज्यादा होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इससे रिलेटेड टेबल भी है, तो ये टेबल आप मेमोराइज कर लीजिएगा। ये टेबल भी मैंने एक्सप्लेन किया है तो आप वीडियो में जाकर चेक कर लीजिएगा और इसे अच्छे से मेमोराइज कर लीजिएगा। फॉर्मूला से ही ये सब ड्राइव होंगे। यहाँ पर किसी एक को भी आप अच्छे से मेमोराइज करेंगे तो बाकी सब आप ड्राइव कर सकते हैं। ओके, पाई की वैल्यू होती है 180। 180 में 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30 डिग्रीज। तो इस तरीके से इसे पाई/6 भी नोट किया जा सकता है। ओके, तो इसे आप अच्छे से मेमोराइज कर लीजिएगा। अब इसके बाद है चैप्टर 9। तो यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके सभी क्वेश्चंस आप जरूर प्रैक्टिस कीजिए, ये लॉन्ग में आ सकता है। ओके, मॉडल पेपर से भी आप इसे सॉल्व कर लेना, एनसीईआरटी के भी सॉल्व कर लेना, और अगर आप अपनी बुक के सॉल्व करना चाहो तो भी करेक्ट है। यहाँ पर ये बस दो एंगल्स होते हैं, पहला है एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बनता है? जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल है और मान लीजिए यहाँ पर नीचे कोई खड़ा है, नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है, तो ये क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन। यहाँ पर इस तरीके से क्या बन रहा है? एंगल, जो कि थीटा है। ओके, तो यहाँ पर बस आपको क्वेश्चन पढ़ना होता है और उसे उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना होगा। यहाँ पर कोई भी दो वैल्यूज आपको बताई जाएंगी या पूछी जाएंगी। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको इस राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर बता दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि इसका डिस्टेंस कितना है और आपसे डिस्टेंस पूछा जाए ग्राउंड का, तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला अपने अकॉर्डिंग सेट करना होगा कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस ये दोनों आ जाए? तो आपने एक रूल पढ़ा है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो यहाँ पर P/B किस में आएगा? tan थीटा में।
तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल, और बस वैल्यूज आपको पुट करनी है, और अगर किसी की पता करनी वहां पर x लिखना। जिसके बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई और ना ही उसके बारे में कुछ पूछा गया तो उसे आप इग्नोर कर देंगे। यहाँ पर जहां पर भी राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा हो वहां पर आपको पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। ओके, ट्रायंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ बनता है। ओके, और जिन दो वैल्यूज के बारे में इंफॉर्मेशन है उनसे रिलेटेड आपको फॉर्मूला नोट करना होगा PBH के अकॉर्डिंग। ओके, अब इसी तरीके से अगर क्वेश्चन में बताया गया है कि एंगल किस तरीके का है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब है कि ऊपर से कोई खड़ा हुआ है या ऊपर से नीचे तक जो एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर कोई बंदा है जो कि ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है, तो ऑब्जेक्ट किधर है, नीचे। एंगल यहाँ पर कहाँ पर बन रहा है, ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगी, ऊपर की तरफ आपको ड्रॉ करनी होगी। तो ये क्या बन गई, पैरेलल लाइन, और ये z की तरह बन गया, मतलब यहाँ पर एक ये पैरेलल लाइन है और एक ऊपर पैरेलल लाइन है और बीच में क्या है, ट्रांसवर्सल। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जब ऐसी कंडीशन हो तो वहां पर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होते हैं। तो यहाँ पर अपने आप ही एक एंगल आ जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर ये 30 डिग्रीज है तो फिर ये अपने आप यहाँ पर भी 30 डिग्रीज हो जाएगा। ओके, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको समझ में आ गया होगा। लाइन ऑफ साइट ऊपर से नीचे की तरफ है